निराला की काव्यगत विशेषताएं। बीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले इसे छायावाद की काव्यगत विशेषताओं के रूप में देखेंगे और सेकेंड ईयर वाले निराला जी की काव्यगत विशेषताएं। पिछली क्लास में भी हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रकृति चित्रण। छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता प्रकृति चित्रण भी है। अतः छायावाद के प्रमुख कवि निराला जी हैं, तो निराला जी की कविताओं में भी हमें प्रकृति चित्रण मिलता है। प्रकृति का चित्रण सजीव रूप में किया जा रहा है निराला जी द्वारा, और इसका उद्देश्य है प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं को प्रभावशाली रूप में व्यक्त करना। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं निराला जी की पंक्ति। दिवस का अवसान समय दिवस का अवसान दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या परी सी धीरे धीरे। नारी की महत्ता का प्रतिपादन भी निराला जी ने अपनी रचनाओं में किया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि निराला ने नारी के प्रति अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने नारी को पूजनीय और पुरुष के समान अधिकार वाला बताया है। राम की शक्ति पूजा उनकी एक कविता है, जिसमें जब राम निराश होते हैं तो सीता, शक्ति और अंजना नारियां जो हैं वो उनका मनोबल बढ़ाती हैं। पंक्ति है, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। सौंदर्य की भावना भी निराला जी की प्रमुख विशेषता है, और छायावाद में भी यह विशेषता हमें दिखाई देती है। यहाँ जो सौंदर्य है वह प्रकृति और नारी सौंदर्य दोनों रूप में हुआ है। उनके काव्य में सौंदर्य के स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप के दर्शन होते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का जो यहाँ चित्रण हुआ है उसमें, सखी बसंत आया, भर हर्ष तन के मन नवोत्कर्ष छाया, किसलय वसना नववय लतिका, मिली मधुर प्रिय उर तरुपतिका। निराला जी की कविता में हम क्रांति और विद्रोह का स्वर भी देखते हैं। मुख्यतः यह प्रगतिवाद की विशेषता है, छायावाद की नहीं। जब छायावाद की विशेषता आएगी तो हमें क्रांति और विद्रोह का स्वर नहीं लिखना है, जबकि निराला जी की जब विशेषता पूछेगा तो प्रगतिवाद की भी विशेषताएं निराला जी की कविताओं में दिखाई देती हैं। अतः प्रगतिवाद की विशेषता है क्रांति और विद्रोह का स्वर। निराला जी में प्रगतिवादी चेतना थी और वे क्रांतिदर्शी कवि भी कहे जाते हैं। समाज विरोधी तत्वों पर अपनी कड़ी व्यंग्यमयी स्पष्ट फटकार सुनाने वाले वे सबसे पहले व्यक्ति रहे हैं, और वे अपनी रचना भिखारी जो है उसमें एक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पर आता, पेट पीठ मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया यानी लकड़ी को टेकते हुए। निराला जी की रचनाओं में हमें शिल्पगत विशेषताएं भी दिखाई देती हैं, और छायावाद की विशेषताएं भी इसी में शामिल रहेंगी। उनकी भाषा, प्रतीक, अलंकार, छंद और निष्कर्ष जो है यह सभी हमें शिल्पगत विशेषताओं में दिखते हैं, और अभिव्यक्ति पक्ष भी कहेंगे इसका। काव्य रूप में हम कहेंगे कि छायावादी कवि जो हैं निराला जी, वह लंबी कविता करते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, यह उनकी लंबी कविताओं के उदाहरण हैं। जबकि कुछ मुक्तक रचनाएं भी उन्होंने की हैं, जैसे जूही की कली आदि। अब आते हैं कि उनकी जो भाषा है वह सरल और व्यवहारिक भाषा है। बोलचाल की भाषा भी है, माधुर्यपूर्ण भाषा भी है और ओजमयी भाषा भी है। प्रतीक के रूप में वे प्रकृति का सहारा लेते हैं, और जो समाज की आवश्यकता है और जो मनुष्य की भावगत विशेषताएं हैं या उनकी भावनाएं हैं, उनको प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के स्वरूप बादल राग एक कविता है जिसमें बादल क्रांति का प्रतीक है। शब्दालंकार और अर्थालंकार, यह दो प्रकार के अलंकार हमें निराला जी में दिखाई देते हैं। छंद में हम देखेंगे कि छंद का बंधन उनके यहाँ पे उनकी रचनाओं में नहीं है, और वे मुक्त छंद के समर्थक थे। मुक्त छंद अर्थात जहाँ पर यति जो आती है और गति, उसका ध्यान रखने की बजाय भाव पर अधिक बल दिया जाता है। सरल और व्यवहारिक
भाषा जो है वह यथार्थता का सूचक होती है। और उदाहरण स्वरूप हम एक कविता देखते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। बोलचाल की भाषा भी हमें निराला जी की रचनाओं में दिखाई देती है। कुकुरमुत्ता कविता में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। माधुर्य गुण, जैसा हमने अ, अभी पीछे एग्जाम्पल में भी देखा था प्रकृति चित्रण में। दिवस अवसान समीप, दिवस का अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी धीरे धीरे। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि संध्या को एक सुंदरी के समान माना गया है। ओजस्वी भाषा का प्रयोग भी निराला जी अपनी रचनाओं में करते हैं। राम की शक्ति पूजा में इसका उदाहरण मिलता है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध पवनचार। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो तुलसीदास जैसे कवि हैं जिनका व्यापक फलक है, अर्थात तुलसीदास भाषा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार उनकी विषय वस्तु का क्षेत्र भी अधिक व्यापक है, क्योंकि वह समाज, परिवार, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, धर्म इन सभी पहलुओं पर अपना प्रकाश डालते हैं। उसी प्रकार निराला जी भी अपनी रचनाओं में ऐसा ही व्यापक फलक लेकर चलते हैं। और निराला जी के बारे में हमें ध्यान रखना है कि वे एक छायावादी कवि भी हैं, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी भी। मतलब 1918 से जो 36 का समय है छायावाद का, और 36 से 43 या 43 1936 से 1943 का जो समय है वो प्रगतिवाद का है, और 43 के बाद 1951 तक का समय प्रयोगवाद का है। तो छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, यह तीनों प्रमुख हिंदी के जो वाद हैं उनमें हम निराला जी को प्रमुख रूप से पाते हैं। इसलिए इनकी रचनाओं में, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कि क्रांति और विद्रोह का स्वर भी दिखता है और काल्पनिकता भी दिखाई देती है। जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कहीं ना कहीं कल्पना का तत्व भी इनमें बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है, जैसा कि बादल राग की कविता में है। तो हमें ध्यान रखना है कि निराला जी की जो रचनाएं हैं वह हिंदी के वाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम देखेंगे इनके विकास क्रम जो है छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, यह सभी विशेषताएं हमको निराला जी की कविताओं में दिखाई देती है। इस तरह से हम देखेंगे कि निराला जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं, जिनमें भाव पक्ष के अंतर्गत हमने स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, कल्पना तत्व, देश प्रेम की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, नारी की महत्ता, सौंदर्य भावना और क्रांति और विद्रोह का स्वर यह देखा। जबकि शिल्पगत विशेषताओं में हमने भाषा, प्रतीक, अलंकार, छंद पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त शिल्पगत विशेषताओं में हमें काव्य रूप को भी अवश्य ध्यान देना है। काव्य रूप जो होता है, इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं कि वह प्रबंध काव्य है कि मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य अगर है, प्रबंध काव्य है अगर, तो उसके अंतर्गत लंबी कविताएं और मुक्तक गीत, यह हमें निराला जी की रचनाओं में प्रमुखता से देखने को मिलती है। ठीक है, थैंक यू।